सो फाइनली बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की जो आपकी फर्स्ट बुक है उससे रिलेटेड कार्टून्स कराने वाला हूं। और ये सभी जो कार्टून्स है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके ये जो मिड टर्म के एग्जाम होने वाले हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, बस शुरुआत से लेकर एंड तक देखना है और अच्छे से कार्टून को समझना है ताकि आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम एग्जाम में फेस ना करना पड़े। सारी बात यहाँ पर उस पर आती है कि जो कार्टून आपसे पूछे जाते हैं ना उसके क्वेश्चन की टाइप्स कैसी होती है। अगर आप कार्टून के बारे में दिखाया गया जो विजुअल है जो आपको शो कर रहा है उसका मीनिंग जान जाते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए उस कार्टून से रिलेटेड तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेगी। तो इसलिए आपको काफी ध्यान से समझना है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। तो आप अपनी स्क्रीन पर फर्स्ट कार्टून के बारे में देख सकते हो जिसके अंदर जो विजुअल शो हो रहे हैं उसमें आप देख सकते हो कि एक टेक्स्ट लिखा हुआ और उस टेक्स्ट में ये लिखा है कि यूरोप का संविधान। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो कार्टून है वो यूरोप के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहा है। तो आइए अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन में क्या कहा गया और उसके बाद मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। तो ये वाला जो आपका कार्टून है वो आपके चैप्टर नंबर 1 संविधान से ही लिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि यूरोपीय संघ के देशों ने एक यूरोपीय संविधान बनाने की कोशिश करी, ठीक है, लेकिन उनकी जो कोशिश थी ना वह नाकामयाब होगी, यानी कि असफल होगी। कार्टूनिस्ट ने संविधान निर्माण के उनके प्रयास को मारपीट और झगड़े से भरी कोशिश के रूप में देखा। क्या संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमेशा ऐसी ही होती है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोसेस होता है, जैसे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों के अंदर ये जो प्रक्रियाएं चलाई जाती है क्या उसके अंदर झगड़े मारपीट ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जैसा कि इस संविधान के अंदर देखने को मिला यूरोप के, और इसी कारण ये असफल हो गया। तो बच्चों इसका आंसर होगा नहीं। अब वो क्यों नहीं होगा? तो देखिए, संविधान सभा ने सार्वजनिक हित में कार्य किया, उसकी कार्यविधि में सार्वजनिक विवेक पर बल दिया गया और सभी जो निर्णय थे वो सर्वसम्मति से लेने का प्रयत्न किया गया। हर शंका और तर्क का जवाब भी दिया गया। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो एक तरीके से कहने का मतलब यही है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमेशा ऐसी नहीं होती। आप भारत के संविधान को उठाकर देखोगे, उसके इतिहास के बारे में पढ़ोगे तो संविधान के निर्माण में भी 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, जिसके अंदर इतनी सारी सभाएं हुई थी और उन सभाओं के अंदर जो बड़े बड़े नेता थे अपनी सोच समझ का इस्तेमाल करते थे और तभी जाके भारत का जो संविधान है वो आज तक जीवित है, यानी कि वह समय समय पर प्रयोग होता ही रहता है और देश की जो नींव है वो हमारे इसी संविधान के ऊपर टिकी हुई है। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1 के कार्टून का आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आप अपनी स्क्रीन पर कार्टून देख रहे हो वो आपके चैप्टर नंबर 2 चुनाव और प्रतिनिधित्व से लिया गया है, जिसके अंदर 2 ही चीजें हमें शो हो रही है। पहला जो है वो है हाथी और दूसरा जो है वो है एक इंसान जिनने टोपी पहन रखी है व्हाइट कलर की, ठीक है। तो हाथी के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ अडल्ट वोट, और उसी तरह इस इंसान ने जो कि टोपी पहने हुए है उसने उस हाथी की पूंछ पकड़ी है। तो ये क्या इशारा दे रही है, इसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है आइए जानते हैं उसी के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों कि कार्टून में हाथी जो है वो किस समस्या की ओर संकेत करता नजर आता है, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाथी की पूंछ खींचना किस ओर इशारा करता है। उसी तरह तीसरा है कि हाथी की पूंछ खींचने वाले नेता का आपको नाम बताना है। और लास्ट जो है वो है बच्चों वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हो या फिर क्या अभिप्राय है। तो आइए जानते हैं 1 बाय 1 करके इनके आंसरों के बारे में ताकि आपको ये कार्टून काफी अच्छे से समझ आ जाए। तो फर्स्ट कार्टून में कहा गया है कि हाथी किस समस्या की ओर संकेत करता नजर आ रहा है। तो बच्चों आप जानते हैं कि 1947 के बाद जब भारत को आजादी मिली तो भारत के अंदर 1951 और 52 में प्रथम आम चुनाव करवाए गए थे। तो वो जो चुनाव थे वो देश के पहले चुनाव थे। अब जब देश के पहले चुनाव थे तो उस समय जो एजुकेशन थी वो ज़्यादा नहीं थी, तो लोग जो थे वो अनुभवहीन थे, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो इसीलिए प्रथम आम चुनाव में अनुभवहीन विशाल मतदाताओं को नियंत्रण करके सफल मतदान करवाना ये इस ओर संकेत करता नजर आ रहा है। जो ये हाथी है अडल्ट वोट, तो वो आपका क्या है, अनुभवहीन यानी कि अनएक्सपीरियंस मतदाता है, वोटर्स है, जिन्हें अभी कोई ज्ञान
नहीं था। और उसी तरह दूसरे में कहा गया कि हाथी की पूंछ खींचना किस ओर इशारा करता है। तो बच्चों ये वही है कि अनियंत्रित मतदाताओं को चुनाव में मतदान के लिए तैयार करने का प्रयास पूंछ खींचने का इशारा करता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं था तो इसलिए उनके लिए क्या कराए जाते थे, कार्यक्रम कराए जाते थे, उन्हें दिशा निर्देश दिए जाते थे कि आपको ऐसे वोट डालना है, ऐसे चुनाव की प्रक्रिया होगी, क्योंकि लोगों को तो उस समय पता ही नहीं था और ऊपर से समाज जो था वो अनपढ़ ज्यादा था। ठीक है, अब तीसरा आता है कि हाथी की पूंछ खींचने वाले नेता का आपको नाम बताना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप जरा अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये नेता कुछ मिलता जुलता दिखाई देगा। जी हाँ, ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री है जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये 1947 से लेकर 1964 तक सबसे बड़ा इनका कार्यकाल माना जाता है प्रधानमंत्री की लिस्ट में पूरे इतिहास के अंदर भारत के। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और लास्ट जो है वो कि वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं या फिर क्या अभिप्राय है। तो बिल्कुल इसका सिंपल सा आंसर है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो जाति हो, रंग हो, अमीर गरीब हो, इसके आधार पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त होना ही वयस्क मताधिकार कहलाता है। कहने का मतलब कि किसी के साथ ऐसा भेदभाव ना हो, बस जो व्यक्ति 18 साल से ज्यादा का हो या 18 का हो चुका हो तो वह भी वोट डाल सकता है। हालांकि पहले जो ये आयु थी वो 21 थी, लेकिन संशोधन के बाद इसे 18 कर दी गई। और वो कौन से संशोधन के तहत की गई थी आप मुझे कमेंट करके बता देना, साथ ही किस साल की गई थी ये भी आज आपका क्वेश्चन है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी बच्चों आपका इसी लेसन से रिलेटेड है, जिसमें बात की गई है कि इस कार्टून में भीमकाय कांग्रेस का मतलब एक शक्तिशाली कांग्रेस के आगे जो विपक्ष है ना, जो ऑपोजिशन है, एक बोने के रूप में दिखाया गया है। क्या यह हमारे निर्वाचन प्रणाली यानी कि इलेक्शन कमीशन का परिणाम था? और इसी के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसके आंसर पे नहीं जाना, आपको पहले कार्टून समझना पड़ेगा। तो ये जो बिल्कुल एक छोटा सा इंसान दिखाई दे रहा है, एक नेता जो दिखाई दे रहा है, वो है आपका विपक्ष यानी कि ऑपोजिशन। और ये जो बड़े बड़े नेता है जैसे आप देख भी सकते हो कुछ मिलते जुलते, जैसे कि सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, तो ये सब किसके मेंबर थे, किसके सदस्य थे? ये कांग्रेस के सदस्य थे। तो आप जानते हैं बच्चों कि 1947 के बाद जब 1951 और 52 में पहली बार चुनाव कराए गए थे तो कांग्रेस एक तरफा जीती। और ये जो सिलसिला था उन्होंने लगभग 1967 के चुनाव तक जारी रखा था। और जब इंदिरा गांधी आई तो ये सिलसिला भी आगे बना रहा था। लेकिन एक चीज आई थी 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और वो पहली ऐसी सरकार थी जो गैर कांग्रेसी थी। ठीक है, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं हम इसके आंसर की। तो यह निश्चित रूप से हमारी जो निर्वाचन प्रणाली है ना उसी का परिणाम है, क्योंकि इस प्रणाली में जो बड़े दलों या फिर गठबंधनों को मतों के अनुपात से अधिक सीटें मिल जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के कारण ही 1984 के जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा वाले प्रधानमंत्री के, तो उसमें कांग्रेस को 543 यानी कि 543 में से 415 सीटें प्राप्त हुई थी। और इनका जो वोट प्रतिशत था वो केवल 48% ही था। और ये आज तक के इतिहास में जितने भी भारत में इलेक्शन हुए हैं सबसे ज्यादा सीट प्राप्त करने वाला दौर रहा है, और इसका रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो वोट डाले थे वो किस आधार पर डाले थे शायद आपको ये पता भी हो या ना भी पता हो। तो 1984 में आप जानते हैं कि जो इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड थे उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी, यानी उन्हें गोलियों से छल्ली कर दिया था। जो उस समय प्रधानमंत्री बने थे इंदिरा गांधी के बेटे ही राजीव गांधी, तो उनको इतनी सीटें मिली थी, उनकी पार्टी को इतनी सीटें मिली थी। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। तो आई होप कि आपको ये वाला भी काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। बच्चों अगला जो आपका कार्टून है वो कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव से लिया गया है। देखिए इसके अंदर क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 करके मिलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। तो जैसे देखिए कि कार्टून में सबसे आगे कौन नजर आ रहा है और उसके सबसे आगे होने का क्या अभिप्राय है। तो आप टॉपिक देख के पहचान गए। जी हाँ, अभी अपने माइंड में रखिए, मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। और तीसरा है कि प्रधानमंत्री की शक्तिशाली होने के कोई 2 कारण आपको लिखने हैं।
तो ये आपका इस कार्टून से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब इन्हीं के आंसर मैं आपको पॉइंट में देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, कि कार्टून में सबसे आगे कौन नजर आ रहा है। जी हाँ बच्चों, वो है देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उनके सबसे आगे होने का क्या अभिप्राय है, तो वो प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे और मंत्रिमंडल का जो रिप्रेजेंट था ना, यानी कि जो प्रतिनिधित्व था, वह यही कर रहे थे। और क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह से करता है। और लास्ट है कि प्रधानमंत्री की शक्तिशाली होने के कोई दो कारण। तो अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो में मैंने आपको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बहुत सारी शक्तियां बताई थी, तो यहाँ पर दो ही बतानी है। तो पहला है कि बहुमत दल का वह नेता होता है, और साथ ही जो वास्तविक शक्ति है ना, उसी का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। तो देश के अंदर जो ज्यादा पावर है ना, असल में वो देश के प्रधानमंत्री के पास ही होती है, वो एक राष्ट्रीय नेता भी माना जाता है। तो ये वाला इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, कार्टून वाला। आई होप कि आपको ये भी काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कार्टून के बारे में, जो कि कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव से ही लिया गया है। तो जिसके अंदर आप इमेजेस देख सकते हो, और इसके अंदर एक हस्बैंड और वाइफ शो हो रहे हैं और पीछे दो इंसान भी खड़े हैं। लेकिन सबसे मेन जो बात है वो इसका कैप्शन है, जिसमें कहा गया है कि मेरी परेशानियां खत्म नहीं हुई, मैंने विश्वास मत जीत लिया है, और सीएम टू सीक ट्रस्ट वोट। और ये आपका एक छोटा सा अखबार के अंदर एक कैप्शन लिखा हुआ है। अब ये जो कार्टून है वो आपको क्या शो कर रहा है, इसी से रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें कहा गया है कि विश्वास मत से क्या अभिप्राय है। दूसरा क्वेश्चन है कि सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हो या फिर क्या अभिप्राय है। और तीसरा जो है सबसे मेन है, स्टेटमेंट से रिलेटेड है कि विश्वास मत जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री की परेशानियां समाप्त नहीं होती है, और इस कथन की आपको पुष्टि करनी है। तो आइए फिर आसान तरीके से इन सभी के आंसर जान लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं विश्वास मत क्या होता है आखिरकार। तो आपने सुना भी होगा अगर आप न्यूज़ देखते होंगे। तो सिंपल सा आंसर आपको लिखना है कि सदन में बहुमत प्राप्त होना ही विश्वास मत होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बिल्कुल क्लीन तरीके से आपको बता देता हूं कि जैसे दिल्ली के अंदर विधानसभा की 70 सीटें हैं, और इसके अंदर जो बहुमत का आंकड़ा है वो 35+1 है, यानी कि 36 का है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये समझिए कि यहाँ पर जो सरकार बनती है वो आम आदमी पार्टी की बनती है, और उसे जो सीटें प्राप्त होती है वो 36 ही होती है। तो उसे बहुमत तो प्राप्त हो गया। अब होता क्या है कि कुछ समय के बाद ही चुने हुए 36 विधायक होते हैं, एक दो विधायक जो होते हैं ना वो इधर उधर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो अब क्या होता है, उनका टेस्ट होता है, यानी कि विधानसभा के अंदर उनकी पार्टी के खिलाफ एक अविश्वास मत पेश किया जाता है, जिसके अंदर उन्हें प्रूफ करना पड़ता है कि क्या उनकी पार्टी के पास जो बहुमत है वो स्पष्ट है या नहीं। अगर नहीं होगा तो सरकार गिर जाएगी, अगर होगा तो सरकार बच जाएगी। तो कुछ ऐसा ही होता है विश्वास मत के अंदर, कि जो सरकार चुनी हुई वह अपना विश्वास मत विधानसभा में पेश करती है, और जो एमएलए जो जीते हुए होते हैं वह अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हैं कि हाँ हमारी जो सरकार है वो स्पष्ट बहुमत वाली है। तो जब विश्वास मत पेश किया जाता है और ये पास हो जाता है, जीत लिया जाता है, तो बच्चों 6 महीने तक सरकार नहीं गिराई जा सकती, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी तरह सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या अभिप्राय है, तो संसद के प्रति जवाबदेही, ये क्या कहलाती है, सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है। और तीसरा है कि विश्वास मत जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री की परेशानियां समाप्त नहीं होती। इस कथन की पुष्टि का मतलब यही है, क्योंकि किसी भी नेता का यदि दल का छोड़ देना फिर से क्या होता है, संकट की परिस्थितियों का खतरा मंडराने से ही संबंधित होता है। 6 महीने तक हालांकि सरकार नहीं गिरेगी, क्या पता 6 महीने के बाद फिर से जो अविश्वास पत्र है वो फिर दोबारा पेश किया जाए ऑपोजिशन के द्वारा। तो इसलिए जो ये एमएलए होते हैं, जो कि पार्टियां बनती है बिल्कुल आंकड़े के आसपास, तो वो क्या होती है, खतरे वाली होती है। अगर आप प्रचंड बहुमत यानी कि ज्यादा सीटें ले रहे हो तब आप एक सेफ जोन में होते हो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सरकारें है वो बहुत बार गिरी भी है। एग्जाम्पल के तौर पे चाहे वो गोवा की हो या अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश की, और कुछ सिचुएशन राजस्थान में भी बनी थी, और अभी हाल फिलहाल में पौंडीचेरी में भी, हालांकि वहां पे चुनाव थे, चुनाव से 1-2 महीने पहले सरकार गिरा देगी क्योंकि बहुमत स्पष्ट नहीं हो पाया। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छे से जरूर समझ आ चुका होगा।
देखिए बच्चों, अब आता है आपके इस कार्टून सीरीज के अंदर एक क्वेश्चन जो कि मैप से रिलेटेड है। याद रखना ये मैप वाला क्वेश्चन है और गारंटेड है कि एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जा सकता है। अब वो कितने आपसे पॉइंट पूछेगा वो तो एग्जामिनर ही अच्छा जानता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सभी के बारे में बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन देखिए और इमेजेस देखिए जिसमें बात की गई है। तो ये तो आप जानते हैं कि ये कि भारत का मैप है। तो भारत के मानचित्र का अध्ययन करते हुए किन्हीं ऐसे 5 राज्यों की आपको पहचान करनी है जहां पर द्विसदनात्मक विधायिका, जिसे इंग्लिश में बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं, वो देखने को मिलती है। तो वैसे तो इसके अंदर आंसर ऑलरेडी शो हुए पड़े हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिरकार ये द्विसदनात्मक विधायिका क्या होती है। तो देखिए बच्चों, हर एक राज्य के अंदर एक विधानसभा होती है, लेकिन भारत के अंदर कुछ ऐसे राज्य भी है जहां पर जो विधानसभा है ना वह 2 है, और जो दूसरी उसका नाम है उसे विधानसभा ना कहकर विधान परिषद कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में लेजिस्लेचर काउंसिल कहा जाता है। तो भारत के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में टोटल 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको द्विसदनात्मक विधायिका देखने को मिलती है। तो सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि वो कौन कौन से राज्य है। तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहला है कर्नाटका, फिर बिहार, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर, फिर महाराष्ट्र और लास्ट है आपका उत्तर प्रदेश। तो ये आपके द्विसदनात्मक वाली विधायिका आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। हालांकि तेलंगाना जो है वह आप जानते हैं कि 2014 में एक नया राज्य बना था, तो यहाँ पर भी आपको द्विसदनात्मक विधायिका देखने को मिलती हैं। इससे रिलेटेड ही बच्चों एक छोटी सी जानकारी आपके लिए और ऐड कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो ये जो द्विसदनात्मक विधायिका होती है ना, इसके अंदर जो मेंबर्स को भेजा जाता है वो विधानसभा से ही चुनकर भेजा जाता है। तो 1/3 जो इनका रेशियो रहता है, हर 2 ईयर के लिए जो सदस्य होते हैं विधान परिषद में भेजे जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो ज्यादा पावर होती है वो विधानसभा में ही होती है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब अगले कार्टून के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर कर देना चाहता हूं। हालांकि मैं हर वीडियो में शेयर करता हूं जो कि आपके बेनिफिट से ही रिलेटेड होती है। जो बच्चे रेगुलर देखते हैं उन्हें पता है, लेकिन स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए बताता हूं जो कि फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे होते हैं। तो बच्चों, आपकी जानकारी के लिए आपका अपना चैनल क्विक प्रेप का एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां पर 1185 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हैं, और वो अलग अलग सब्जेक्टों की, अलग अलग क्लासों की जो कि 11th और 12th से रिलेटेड है, वहाँ की पीडीएफ वो फ्री में डाउनलोड करते हैं, अच्छे से पढ़ते भी है। तो बच्चे जो कमेंट में पूछते रहते हैं कि सर इसकी क्या पीडीएफ मिलेगी, अगर मिलेगी क्या वो पेड होगी, तो बच्चों सब कुछ यहाँ पर फ्री है सिर्फ आपकी फैसिलिटी के लिए। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर इनवैलिड बताता है क्लिक करने पे तो आपको सिंपली अपने टेलीग्राम ऐप में जाना है, वहां पर सर्च में क्विक प्रेप लिख देना है तो इस कलर का लोगो आ जाएगा, टैप कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, गैलरी मिल जाइएगा, और जिस सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन आंसर हो या फिर कंटेंट से रिलेटेड हो या फिर एमसीक्यू वाले हो, वो आपको इजीली मिल जाएगी और आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कार्टून के बारे में, जिसमें आप देख सकते हो कि कुछ भीड़ खड़ी हुई है और इन सभी के हाथ में कुछ ना कुछ हैगा, और ये एक ऐसे इंसान से कुछ लेने की शायद कोशिश कर रहे हैं, और उसके ऊपर एक कैप्शन भी लिखा है, वो है संसद यानी कि पार्लियामेंट। ठीक है, तो हालांकि ये जो सभी लोग हैं वो नेता ही है एक प्रकार से। तो देखिए इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मंच के समक्ष खड़े हुए व्यक्ति कौन है। दूसरा है कि यह व्यक्ति यहाँ क्यों खड़े हैं और इतने विनम्र क्यों दिखाई दे रहे हैं। तीसरा है कि कार्टून जो है संसद की किस शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके इस कार्टून से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम इनके आंसर के बारे में जानते हैं, जो कि आपको काफी अच्छे से समझ भी आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए बच्चों, मंच के समक्ष खड़े हुए व्यक्ति कौन है। तो ये जो व्यक्ति है वो अलग अलग मंत्रालय मतलब कि जो मिनिस्ट्रीज होती है ना उनके क्या है, मंत्री गण है। उसी तरह ये व्यक्ति यहाँ क्यों खड़े हैं और इतने विनम्र क्यों दिखा रहे हैं। तो ये जो व्यक्ति है अपने अपने मंत्रालयों के लिए जो धनराशि होती है, जो फंड होता है ना, उसको लेने के लिए खड़े हैं, और यह विनम्र लग इसलिए रहे हैं ताकि ये अपने मंत्रालयों यानी कि मिनिस्ट्री से अधिक अनुदान प्राप्त कर सके। और लास्ट है बच्चों की कार्टून संसद की किस शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। तो बच्चों कार्टून जो है वो संसद की जो वित्त पर नियंत्रण है यानी जो फाइनेंस पे जो उनका कंट्रोल है ना, उसकी शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये आपके इस कार्टून से रिलेटेड आंसर है इन क्वेश्चंस के। आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ चुके होंगे। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में आस्क कर सकते हो।
अगले कार्टून की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ नेता हैं और उनके हाथ में एक पेपर है जिसमें लिखा हुआ है सांसद। तो इसे ये तो पता चलता है कि ये जो नेता है ना वो सांसद है, यानी कि एमपीज है। और मेन कैप्शन लिखा हुआ है कि वॉकआउट नहीं, आउट किए गए हैं। तो कहने का मतलब इन्हें संसद से बाहर निकाला गया है। और दो जने थोड़ा घूर के भी इन्हें देख रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनता है। एक बात आप ये भी याद रखना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था आपके फाइनल ईयर एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इन सदस्यों ने वॉकआउट नहीं किया है, यानी कि अपनी मर्जी से संसद से बाहर नहीं आए हैं, बल्कि इन्हें जो अध्यक्ष है ना उन्होंने बाहर निकाला है। और ऐसी स्थिति अक्सर आती है, तो इससे रिलेटेड आपको आंसर देना है। तो मैं आपको बिल्कुल पॉइंट में बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, पहले में कहा गया है कि सदस्यों को सदन से बाहर निकालने की जो स्थिति होती है वो तो वैसे ही कम होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जब कभी लोकसभा लगती है तो उसमें जो सदस्य होते हैं काफ़ी शोर शराबा मचाते हैं, क्योंकि जो वो सदन है ना वो एक बहस का ही एक अड्डा मान के आप चलिए। वहाँ पे लोग अपने अपने विचार रखते हैं, अपने अपने क्षेत्र की बात रखते हैं, जो देश के राष्ट्रहित वाले मुद्दे होते हैं उनके ऊपर अपनी बात रखते हैं, चाहे वो आपका पेट्रोल क्यों ना हो, महंगाई क्यों ना हो, या फिर रोजगार देने की बात क्यों ना हो। तो जो मेन पार्टी होती है विपक्ष उनसे सवाल करते हैं, ठीक है, और जो मेन पार्टी होती है तो वह विपक्ष को अपना जवाब देती है। तो ये बहस वहां पे चलती रहती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ सदस्य ऐसे हो जाते हैं जो कि अपना आपा ही खो बैठते हैं, यानी कि ओवर हो जाते हैं, ठीक है। तो हालांकि ये जो स्थिति होती है वो कम ही देखने को मिलती है। दूसरा है कि साधारण तौर पे जो अध्यक्ष है ना वह सदस्यों को समझा कर बुझाकर अनुशासित कर लेते हैं, यानी कि उन्हें डिसिप्लिन में ले आते हैं जब वो अपना आपा खो देते हैं। तो आपने देखा होगा आज के समय जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है, जी हाँ, ओम बिरला। तो इन्हें स्पीकर कहा जाता है। तो आगे देखिए, अगर फिर भी कोई सदस्य मानता ही नहीं है और अनुशासन भंग करता ही रहता है, तो फिर ऐसी स्थिति में जो अध्यक्ष है ना उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि वह उन्हें संसद से बाहर निकाल दे, क्योंकि वह अपनी मनमानी करते जा रहा है और संसद की जो परंपरा है या फिर जो अनुशासन है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष के पास ये राइट होता है कि वह उन्हें संसद से आउट कर दे। तो ऐसी स्थिति किसी एक सदस्य के द्वारा नहीं आती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बल्कि एक सामूहिक रूप में आती है, जैसे कि कार्टून में प्रदर्शित किया गया है। तो कुछ एमपीस आपको दिख रहे हैं, इन सबका एक सामूहिक गुट है जो कि किसी बात पर अपनी बात रखना चाह रहे हैं लेकिन अपना आपा खो रहे हैं। तो ये संसद से वॉकआउट नहीं बल्कि इन्हें संसद से आउट किया गया है। तो ये है आपका इस कार्टून का आंसर। आई होप कि आपको इसके बारे में भी काफी अच्छे से समझ आ चुका हो। अब बात करते हैं अपने लास्ट कार्टून के बारे में, जो कि आपके चैप्टर नंबर 6 न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी से लिया गया है। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर हड़ताल लिखा है और हड़ताल जो है वो एक पिक्चर बनी हुई है और ये पिक्चर पूरी शो करती है पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक हड़ताल पे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, और साइड में आप देख सकते हो टॉप कॉर्नर पे राइट साइड, तो डाक हड़ताल कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, जो कि एक न्यूज़पेपर में ये हेडलाइंस छप के आई है। तो इसी से रिलेटेड आपको अब क्वेश्चन मिलेंगे और उनका आपको जवाब देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन होंगे कुछ इस प्रकार से कि न्यायपालिका के द्वारा बंद और हड़ताल को अपने निर्णय में अवैध करार देने का क्या औचित्य है, ठीक है। दूसरा है कि जनहित याचिका जिसे आप कहते हो PIL, इसके महत्व का आपको उल्लेख करना है, यानी कि इसके बारे में बताना है। तीसरा है कि न्यायिक सक्रियता का हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का आपको वर्णन करना है। तो देखिए 1 बाय 1 करके इसके आंसर। तो पहले में कहा गया है कि यह विशेष रूप से डाक हड़ताल जैसे कि कार्टून में दर्शाया भी गया है उसको अपने निर्णय में अवैध घोषित करना, ये क्या है, उचित ठहराया गया है। इसके पीछे रीजन भी दी गया है, क्योंकि इस हड़ताल से जो जनसाधारण है यानी जो सामान्य जनता है ना उनका जीवन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। अब जब उनके घर पे मनी ऑर्डर नहीं आएगा पोस्ट ऑफिस के थ्रू या फिर कोई लेटर नहीं आएगा, क्योंकि उस समय ऐसी चीज़ें नहीं थी कि आज के समय मोबाइल, लैपटॉप, ईमेल, व्हाट्सएप ये सारी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो इससे क्या हो रहा था कि जनसाधारण को जो सूचनाएं मिलती है, जो उनके ज़रूरी चीज़ें होती है वो नहीं मिल पा रही थी, तो उनका नुकसान हो रहा था। तो इसलिए कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया, ठीक है। और दूसरा है कि जनहित याचिका के महत्व यानी उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। तो बच्चों, जनहित याचिका का प्रयोग जो है ना ऐसे लोगों के लिए या फिर वर्गों के लिए किया जाता है जो खुद ना तो साक्षर है, यानी कि ना ही वह पढ़े लिखे हैं और ना ही न्यायालय में जाने की उनमें क्षमता है, कैपेसिटी है, क्योंकि वह इतनी नॉलेज नहीं रखते। तो उन्हीं के हित में ये जनहित याचिका होती है। तो जन मतलब जनता ही होता है, ताकि इनकी भी सुनी जा सके। और लास्ट है कि न्यायिक सक्रियता का
हमारी राजनीति व्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव, तो बच्चों इससे हुआ ये है कि जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है ना वो और अधिक डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक बनी है, और साथ ही कार्यपालिका इसके लिए उत्तरदायी भी हुई है, जो कि हर एक चीज पे अपना पक्ष रखती है, जो कि जवाबदेही होती है। ठीक है, तो ये वाला आपका न्यायपालिका से रिलेटेड कार्टून था, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ लेना है। अभी भी मैं कह रहा हूँ जो मैप वाला एक क्वेश्चन था ना वो तो 101% आपसे पूछा ही जाने वाला है, मैं पूरी श्योरिटी से ये बात कह देता हूँ, तो आप देख लेना। तो ये थे आपके कार्टून से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सभी के सभी अच्छे से समझ आ चुके होंगे। किसी भी एक कार्टून में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता देना, और वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना। लाइक तो बिल्कुल मत करना भूलना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है बच्चों, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो पीडीएफ है मैं वहां पर अपलोड आपके लिए कर दूंगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते तो ज्यादा रहे और आगे बढ़ते रहे, और ये आपके लिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।